वैदिक विधि से घन ज्ञात करना। घन, जी हाँ, घन अर्थात क्यूब, और घन का अर्थ होता है किसी संख्या को 3 बार लेकर आपस में गुणा करना। जैसे कि अगर आप किसी संख्या a का घन करना चाहते हैं, a क्यूब ज्ञात करना चाहते हैं, तो आपको उसी संख्या को 3 बार लेकर आपस में गुणा करना होगा। इसी प्रकार से जैसे 1 को 1 से अगर हम 3 बार गुणा करें, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो हमें 1 प्राप्त होता है, तो 1 का घन जो होगा वह 1 होगा। अगर हम 2 का घन ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 हमें ज्ञात करना होगा, तो ये आपके पास 8 होगा, तो 2 का घन यहाँ पर आपके पास 8 होगा। इसी प्रकार से हम संख्याओं के घन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन वैदिक गणित में हम सूत्र निखिलम का प्रयोग करके संख्याओं के घन कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम आज यहाँ पर सीखेंगे। और तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे वैदिक विधि से संख्याओं के हल ज्ञात करने के लिए निखिलम विधि, निखिलम सूत्र। और निखिलम सूत्र में हम 2 तरह से इसे प्रयुक्त करते हैं, आधार और उपाधार। उदाहरण से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं। आपके पास 12 और 12 का घन हमें ज्ञात करना है। 12 का घन हमें ज्ञात करना है, तो आप देख सकते हैं कि 12 जो है हमारी संख्या है 12, और 12 का जो विचलन है वो विचलन हम लेंगे आधार 10 से, क्योंकि यह आधार 10 के पास है, तो आपका यहाँ पर आधार हो गया 10 और विचलन होगा आपका प्लस का 2। जो संख्या आपकी आधार से अधिक होती है उसका विचलन धनात्मक होता है, और जो संख्या आपकी आधार से या फिर उपाधार से कम होती है उसका विचलन आपके पास ऋणात्मक होता है। आधार, उपाधार, विचलन, इन सब के बारे में हम हमारे पिछले वीडियोस में जिक्र कर चुके हैं। आप चाहे तो वो वीडियोस देखें और काफी कुछ सीख सकते हैं। हम यहाँ पर सूत्र लिखना चाहेंगे और आपको सूत्र बताना चाहेंगे कि क्या सूत्र होता है एक संख्या का घन ज्ञात करने का। तो वो आपके पास जो सूत्र है वो है आपका संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। यह आपका पहला खंड होगा, पहला खंड। और दूसरे खंड में आप लिखेंगे 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और तीसरे खंड में आप करेंगे विचलन का क्यूब। यहाँ पर ये जो सूत्र है ये आधार विधि से, निखिलम आधार विधि से घन ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसी सूत्र के माध्यम से हम यहाँ पर 12 का घन ज्ञात करें, तो सबसे पहले आपके पास है संख्या आपकी है 12। अब आपको क्या करना है कि आपके विचलन को 2 से गुणा करके, सूत्र को समझिए, आपके सूत्र को कैसे प्रयुक्त किया जाता है। विचलन को 2 से गुणा करके आपको इस संख्या में जोड़ना है। तो विचलन है आपका 2, और इस 2 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 4। वह हमें क्या करना है, इस संख्या में आपके पास जोड़ देना है, 12 में जोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है, दूसरे खंड में आपको 3 से गुणा करना है विचलन के वर्ग को, विचलन के स्क्वायर को। विचलन है आपका 2, और 2 का वर्ग जो है आपके पास 4 होगा, तो हमें आपको क्या करना है कि 4 से हमें 3 को गुणा करना है। और तीसरे आपके पास खंड में है विचलन का क्यूब, विचलन का घन, यानी कि हमें विचलन 2 का घन करना है। घन का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार लेके गुणा करना। तो 2 का घन ज्ञात करने के लिए जब हम 2 गुणा 2 को हल करते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। आपके तीनों खंड यहाँ पर आ चुके हैं। पहला खंड जो है आपके पास बनेगा हल करके 16, दूसरा खंड बनेगा 12, और तीसरा खंड बनेगा आपके पास 8। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपने जो आधार प्रयुक्त किया है उस आधार में आपके पास एक ही शून्य है, आधार में आपके पास एक ही शून्य है। तो हमारे इस दूसरे और तीसरे खंड में एक अंक होना चाहिए। तीसरे खंड में आपके पास 1 अंक है, लेकिन दूसरे खंड में आपके पास यहाँ पर 2 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, पिछले अंक 2 को तो हम यहीं छोड़ेंगे, 2 को हम यहीं छोड़ रहे हैं, और आपका जो अगला अंक उसका बचा हुआ है 1, उस 1 को हम अगले खंड में जोड़ देते हैं। तो उस 1 को हम अगले खंड में यानी कि 16 में जोड़ेंगे, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 17। और जब आपको एक अंक प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर आप इन विभाजक रेखा को हटा दीजिए और आपको अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा 1728, यानी कि 12 का घन जो है वो 1728 है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक और उदाहरण ले रहे हैं। इस बार जो उदाहरण हम ले रहे हैं वो उपाधार के नज़दीक ले रहे हैं, और इसी क्रम में हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर 54 यानी कि 54, और 54 का आपको वर्ग ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए कि आपकी जो संख्या है वह संख्या है आपकी 54, संख्या है आपकी 54। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। ये जो आपका 54 है ये किसी आधार के निकट न होकर उपाधार के निकट है, और उपाधार जो है आपका यहाँ पर वो उपाधार है आपका 50, ये 50 के निकट है। और 50 से जो इसका विचलन है, उपाधार 50 से जो विचलन है आपके पास 54 का, वो विचलन है आपका +4। तो अब हम यहाँ पर सूत्र प्रयुक्त करें। पिछला जो हमने सूत्र प्रयुक्त किया था वो आधार विधि के लिए प्रयुक्त किया था। देखिए उपाधार विधि के लिए जो हम सूत्र प्रयुक्त करेंगे उसमें क्या अंतर होगा दोनों में। सूत्र का हमारा पहला खंड था, आपका पहला खंड जो था वो था संख्या +2 इंटू विचलन। अब आपको करना क्या है, ये जो आपका पहला खंड था आधार विधि से उपाधार विधि का प्रयुक्त करते हुए हम जो उपाधार से प्रयुक्त कर रहे हैं, तो इस पहले खंड को हम उपाधार अंक के वर्ग से गुणा करेंगे।
उपाधार अंक के वर्ग से हम इसे गुणा करेंगे। दूसरा खंड था आपके पास 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। इस दूसरे खंड को हम उपाधार अंक से गुणा करेंगे, उपाधार अंक से हम यहाँ पर इसको दूसरे खंड को गुणा कर रहे हैं। अब आपके पास तीसरा खंड था विचलन का क्यूब यानी कि विचलन का घन। वो खंड जो है आपका वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस सूत्र के माध्यम से हम यहाँ पर घन ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले आपकी संख्या है आपकी यहाँ पर 54 और आपका विचलन को आपको 2 से गुणा करके इसमें जोड़ना है। विचलन है आपका 4, इस +4 को जब हम 2 से गुणा करके यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपको +4 को 2 से गुणा करने पर आपको मिलेगा 8। लेकिन इस पहले खंड को आप ध्यान दीजिए कि उपाधार अंक, अब उपाधार अंक आपको कहाँ से मिलेगा, आपका उपाधार है 50, इस 50 में शून्य के पहले अंक है 5, ये 5 ही आपका उपाधार अंक है। और इस 5 के वर्ग से यानी कि 5 का वर्ग होता है आपके पास 25, 5 को 5 से गुणा करके 25 मिलता है, उससे आपको इस पहले खंड को गुणा करना है। दूसरे खंड की बात करते हैं। दूसरे खंड में आपका आता है 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। तो आपका 3 और विचलन है आपका 4, 4 का जो आपके पास स्क्वायर होगा यानी कि 4 का जो वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा आपके पास 16। लेकिन इस दूसरे खंड को आपको उपाधार अंक से गुणा करना है और उपाधार अंक है आपका 5, जिससे हम इसे गुणा कर रहे हैं। और तीसरे खंड में आपके पास है विचलन का क्यूब, विचलन आपके पास 4 है। विचलन के क्यूब का मतलब होता है कि 4 को 4 से हमें 3 बार गुणा करना है। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 को 4 से गुणा करेंगे 64 आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो 4 का जो घन होगा वो आपको 64 प्राप्त होगा। यहाँ पर हम इसको हल कर रहे हैं। जब आप इस पहले खंड को हल करेंगे, आप 54 में 8 जोड़ के उसे 25 से गुणा करेंगे तो आपको 1550 यहाँ पर प्राप्त होगा। दूसरे खंड में जब आप 16 को 3 से गुणा करेंगे और फिर आप परिणाम जो आपका 48 है उसे जब आप 5 से गुणा करेंगे तो आपको 240 प्राप्त होगा। और तीसरे खंड में आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है 64। फिर से आप देखिए कि आपका जो उपाधार था उस उपाधार में एक ही अंक है, एक ही शून्य है, एक ही शून्य है। तो हम यहाँ पर एक और एक अंक रखना चाहते हैं। तो इस 64 में से आप 4 को यहीं छोड़ दीजिए, इस 6 को आप आगे जोड़ दीजिए तो आपको यहाँ पर मिलेगा 246 और यहाँ पर आपका 1550। अब आप क्या करेंगे, यहाँ आपके पास 3 अंक है तो हमें एक अंक चाहिए, एक अंक चाहिए तो हम आगे का जो 24 है इस 24 को हम आगे जोड़ देते हैं। तो पहला खंड जो हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा आपके पास 1574 और यहाँ से आपको 6 और यहाँ से 4 आपको लेना है। तो आपका जो उत्तर प्राप्त हो जाएगा, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 1,57,464, जो कि आपके पास 54 का आपको यहाँ पर क्यूब प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर अगला उदाहरण ले रहे हैं। आपके पास 97 का आपको घन ज्ञात करना है। 97 का आपको घन ज्ञात करना है। क्या अंतर है पिछले प्रश्नों में और जो हमने अभी अभी उदाहरण लिए थे और इसमें? पहला अंतर तो ये है कि वो जो आपकी संख्याएं थी वो आपकी 10 और 50 के नज़दीक थी, दोनों में एक एक शून्य आता है। और ये आपकी जो संख्या है ये आधार आपकी 100 के निकट है, आधार होगा इसका 100 और 100 में 2 शून्य आते हैं। तो इससे थोड़ा सा अंतर आएगा यहाँ पर विधि में। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो दोनों संख्या हमने पहला उदाहरण लिए उसमें आपके विचलन धनात्मक थे। ये संख्या क्योंकि आपकी आधार से कम है, आधार से कम है, इसलिए इसका विचलन जो होगा आपका वो ऋणात्मक होगा और विचलन होगा आपका यहाँ पर विचलन आपको प्राप्त हो रहा है -3 आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो विधि है आपकी सूत्र है वो प्रयुक्त करते हैं। पहले आपके सबसे पहले था पहला खंड है आपके पास संख्या +2 इंटू विचलन। याद कीजिए जो हमने अभी अभी सूत्र आपको सीखा है, संख्या +2 इंटू विचलन, यानी कि आपको अपनी संख्या लेनी है और विचलन को 2 से गुणा करके। तो जब आप विचलन को 2 से गुणा करेंगे तो आपको -3 को 2 से गुणा करने पर -6 प्राप्त होगा। तो वो -6 आपको यहाँ पर लिख देना है उस ऋणात्मक चिन्ह के साथ। उसके बाद आपका जो दूसरा खंड है उस दूसरे खंड में हम करते हैं 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर 3 है और आपका जो विचलन है विचलन का वर्ग करेंगे यानी कि -3 का वर्ग करेंगे तो आपको प्लस का 9 प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं के वर्ग जो है वो धनात्मक ही होते हैं। और तीसरे खंड में आपके पास था विचलन का क्यूब, विचलन का घन, यानी कि हम -3 का घन करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि धनात्मक संख्याओं के जो घन होते हैं वो तो धनात्मक ही होते हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं के जो घन है वो ऋणात्मक ही होते हैं। तो आपके पास -3 का जब हमने वर्ग किया था तो वर्ग तो हमें प्लस का 9 प्राप्त हुआ था, लेकिन -3 का जब हम घन करेंगे -3 गुणा -3 गुणा -3, इस चीज़ को हम 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर -27 प्राप्त होंगे। अब आपका जो पहला खंड है, पहला खंड आपको प्राप्त हो रहा है 91, दूसरा खंड आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ पर
27 और तीसरा खंड जो आपको प्राप्त हो रहा है वो -27 प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि अगर हमारे पास किसी खंड में ऋणात्मक संख्या आई है तो उसे हम धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, हम यहाँ इस 27 में से एक यहाँ से निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ पर बचेगा आपका 26 और यहाँ आपका है 91। लेकिन जो एक हम निकाल रहे हैं वो एक जो है, क्योंकि आपका जो आधार है वो 2 शून्य वाली संख्या है, आधार जो है वो आपका 2 शून्य वाला है। तो आपका आधार या उपाधार जब 2 शून्य वाला होता है तो यहाँ से जो एक उधर जाएगा उस एक में 2 शून्य लगकर वो बनेगा आपका 100। तो ये आपका 100 बनेगा और 27 को हम इसमें से यहाँ पर माइनस कर दे रहे हैं। जब आप इसको 27 में से यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपको यहाँ पर 73 प्राप्त होगा, यहाँ आपको 26 प्राप्त होगा और यहाँ आपको 91 प्राप्त होगा। पिछले उदाहरणों में हमने क्या किया था कि यहाँ पर एक एक अंक बनाए थे और जो एक्स्ट्रा अंक थे वो हमने आगे जोड़ दिए थे। लेकिन ये जो आपका उदाहरण है, इस उदाहरण का आधार है 100। 100 में आपके पास 2 शून्य है तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे खंड में 2-2 अंक ही होने चाहिए और 2-2 अंक ही होने चाहिए। तो आपके यहाँ पर 2 अंक हैं, यहाँ पर 2 अंक है, तो हम विभाजक चिन्ह को यहाँ से हटा दें तो आपको अपना उत्तर यहीं पर प्राप्त हो जाएगा 9,12,673। 9,12,673 आपको अपना 97 का घन प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से हम आधार और उपाधार विधि से सूत्र निखिलम के द्वारा हम संख्याओं के घन ज्ञात कर सकते हैं। अभ्यास कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर किसी भी प्रकार के आपको समझने में कोई दिक्कत हुई है और आप सीखना चाहते हैं, वास्तव में सीखना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से आप हमारे वीडियोस यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, हम और ज़्यादा आपको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।